हेलो एवरीवन। सो आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ 2 अप्रैल 22 अप्रैल केमिस्ट्री के हमारे एमएसटी सीईटी में जो हुए थे। कुछ क्वेश्चंस हमें मिल गए हैं, सारे नहीं मिले, जितने मिले थे पॉसिबल हमने वो डिस्कस कर लिए हैं। तो अराउंड 34 क्वेश्चंस हमने अपने इस लेक्चर में डिस्कस करे हैं। और साथ ही साथ जो चीज देखी गई है वो ये देखी गई है, मेजर पोर्शन हमारा पीवाईक्यू से ही है। सो सभी लोग पीवाईक्यू जो इस टाइम पे तैयारी कर रहे हैं वो पीवाईक्यूज कर लें, जरूर पीवाईक्यूज पर फोकस करेंगे, पीवाईक्यूज तो करके ही जाने हैं। एंड देन हमारे पास जो हमने देखी इस लेक्चर में वो हमने आपको कैलकुलेशन ट्रिक्स भी बताई हैं कि आप कैसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लॉग वाली थोड़ी बहुत ट्रिक्स बताई, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर की एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताई है और उसके बारे में बताया। साथ ही साथ हम ये भी बता रहे हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ नेक्स्ट शिफ्ट्स में क्या क्या पॉसिबल है। सो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे क्योंकि जो आने वाले बच्चे हैं उनको भी, हमारे बच्चों को फायदा हो और वो अच्छा स्कोर। कुछ चीजें हमारे इसमें और आपको क्वेश्चन मिल जाए तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा कि हम कहाँ से और आप अपने क्वेश्चन भेजते रहिएगा, हम आपको उनका सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करेंगे। बस हमारे पास क्वेश्चंस जितने मिले थे बाकी और मिलेंगे तो जरूर और का सोल्यूशन बनाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एग्जिबिट इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। सो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमें बताना है कि कौन सी हमारी इक्वेशन होती है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ से ये देखना है कि हमें फर्स्ट ऑर्डर का आना चाहिए, तो आपकी आगे वाली शीट्स में भी जरूर आएगा। सो हमें पता है के टी जो होता है वो हमारा इक्वल होता है लॉग, या फिर एल एन ले लेता हूँ क्योंकि बेस ई है, तो एल एन कौन सी कॉन्सेंट्रेशन सर, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एट एनी टाइम टी पर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब सर ये क्या है, ये मैं अगर इसको लिखूं तो ये मेरी होती है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जिसको वी जनरली राइट ऐसे, आपका लिख देता हूं इसको ए नॉट से और इसको हम लिखते हैं ए टी से, ठीक है, तो मतलब एट टाइम टी पर। सो टाइम टी पर हमारी जो कुछ कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाती है, ए नॉट को हम लिखते हैं ए और कुछ डिक्रीज हो जाएगी एक्स से, सो 1/t और टाइम यहाँ पे नीचे आएगा। सो के की जो वैल्यू आएगी वो मेरी ये आ रही है। सो ये मेरा इंटीग्रेटेड रेट लॉ हो जाएगा फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो ध्यान ये रखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा क्योंकि एक्जैक्टली तो हम बता नहीं सकते कि यही आया था, यानी इट इज बिकॉज मेमोरी बेस। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, बट ध्यान ये रखना है कि हमारा क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं रिलेटेड टू फर्स्ट ऑर्डर आने के चांसेस। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द हाफ लाइफ, अच्छा हाफ लाइफ दे रखी है हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इस 10 मिनट्स, ठीक है जी। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम 0.08 मोलर टू 0.02 मोलर। ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। कैसे सर? सर 0.08 मोलर हमारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, हाफ लाइफ पे सर कितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी सर, हमारी हो जाएगी 0.04 मिनट। तो इसमें कितना टाइम लग रहा है सर, इसमें लग रहे हैं मेरे 10 मिनट। सो इसके बाद और जा रहा है ये 0.02 मोलर। तो क्या मैं कह सकता हूं, मुझे जो बताना है वो मुझे बताना है T75%। हाँ सर, हमें बताना है T75%। और अगर आपको रिलेशन याद होगा तो T75% वो जो होता है वो डबल होता है बस हमारे पास T50 के। सिर्फ आपको इतना याद होना था इस क्वेश्चन के लिए और आप इस क्वेश्चन को कर देंगे कि डबल है, सीधा सा आंसर 20 हो जाएगा। आपको पूरी लंबी चौड़ी डेरिवेशन करने की कोई इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना ही है। तो ये हमारा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, तो आपको ये सारे रिलेशन याद रखने होंगे। और मैं ऐसा करता हूँ बाकी रिलेशन भी लिख देता हूँ जो कि आपके आगे वाली शिफ्ट में काम आएंगे। तो सर एक तो रिलेशन ही हो गया, तो हमारा आंसर सीधा सा इससे आ रहा है 20 मिनट्स आ रहे हैं, हाँ जी। अब इसको देख लेते हैं आगे और रिलेशन। सो एक रिलेशन हमें ये मिल गया, दूसरा रिलेशन जो है वो हमारा है T87.5% जो है वो हमारा थ्राइस ऑफ T50 होता है। सर ये याद रखिएगा ताकि आप आगे वाली शिफ्ट में इस पे डायरेक्ट आंसर टिक मार के आ जाए। देन हमारे पास आता है T93.57%। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट 87.5 इज थोड़ा इंपॉर्टेंट और उसको ध्यान भी रखना है कि कैसे अप्लाई करना है। देन हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है जो कि T90%। इससे आपको के वे भी निकलवा सकते हैं, तो ये आ जाता है आपका 3.3 इंटू T50 के बराबर। देन आपके पास एक और आता है T99%, जो कि हमारा एक तो डबल होता है इसके T90 के और साथ ही साथ 6.66 T50 होता है। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है। नेक्स्ट रिलेशन में आपको लिखवा देता हूँ 99.9% का, जो कि ऑलमोस्ट 10 गुना होता है T50 के। सो ये अगर आपने रिलेशन याद कर लिया इसमें तो जो इंपॉर्टेंट है लेट मी मार्क दोस्त, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट बैठेगा और ये आपको याद ही हो जाएगा और देन ये आपका इंपॉर्टेंट बैठेगा। वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये वाला है, तो ये और ये वाला आपको जरूर ध्यान रखने हैं, बहुत चांसेस हैं और ये वाले के भी, क्योंकि पीवाईक्यू में भी इससे सिमिलर क्वेश्चन आए हुए थे। तो ये आपको मैंने बता दिया क्या क्या टॉपिक आपके आ सकते हैं आने वाली शिफ्ट में, किस पर क्वेश्चन आ सकता है, तो वो भी हम बताते हुए चल रहे हैं। सो आंसर इस क्वेश्चन का तो हमारा यही हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द नेम ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल अकॉर्डिंग टू कार्बिनोल सिस्टम। तो एक कार्बिनोल सिस्टम होता था। सर कार्बिनोल सिस्टम होता क्या था, थोड़ा सा बताएंगे। तो कार्बिनोल सिस्टम में बेसिकली जो हमारा होता था वो ये होता था कि हम जो है
CH3OH जो कि हमारा मिथेनॉल है, जहां पे भी ये CH3OH या CH2OH या कार्बन पर OH जो होगा उसको हम कहते हैं कार्बिनॉल। अच्छा सर थोड़ा बहुत समझाइए। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सबसे पहले इसका क्या स्ट्रक्चर होता है? सर इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ये है हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। सो अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो मेरा ये कार्बन दिख रहा है आप सभी को, जिसको मैं येलो से मार्क कर देता हूँ, ये कार्बन ये मेरा है इससे OH से जुड़ा हुआ। तो ऐसे कार्बन को पकड़िए जो OH से जुड़ा हुआ, तो इसका नाम है कार्बिनोल। अच्छा सर, सो इस वाले सिस्टम का यहाँ तक हमने नाम रख दिया है कार्बिनोल, ये सिस्टम का नाम आ गया हमारे पास कार्बिनोल। आंख बंद करके जहां भी OH लिखा हुआ हो उसको लिख दीजिए कार्बिनोल। ठीक है सर, समझ गए। अब उसके आसपास का एनवायरमेंट देखें सर, यहाँ क्या है? यहाँ है मिथाइल, यहाँ क्या है? यहाँ है मिथाइल। कितने मिथाइल है सर? 2 मिथाइल है। नाम क्या लिख देंगे सर? डाइमिथाइल कार्बिनोल। सर आंसर क्या हो जाएगा? डाइमिथाइल कार्बिनोल, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर ऐसा करिए आप इन सारे ऑप्शन को भी एक्सप्लेन कर दिए, कभी आगे आने वाली शिफ्ट में हमारा आ जाए ऐसा क्वेश्चन तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो इथाइल कार्बिनोल, सबसे पहले सर कार्बिनोल लिखेंगे और इथाइल, तो सबसे पहले जो है लिख लेते हैं हम CH2OH लिख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि CH3OH भी लिख लीजिए आप, फिर आप हाइड्रोजन हटा लेगा। ठीक है सर, हमने लिख दिया। अब यहाँ क्या है सर? इथाइल है। सो इथाइल कहाँ होगा सर? यही हो सकता है। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाले का स्ट्रक्चर। तो आप इसका IUPAC नेम बहुत ही इजीली लिख सकते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये हमारा प्रोपेनॉल हो जाएगा। देन मिथाइल कार्बोनॉल सर, सबसे पहले वही हम CH2OH लिखेंगे। हाँ जी सर, लिख दिया। अब यहाँ पे जैसे हमने CH2H सर हमें मिथाइल लगाना है तो मिथाइल लगा देंगे और इसका नाम हमारा हो जाएगा इथेनॉल। सो अब ऑप्शन नंबर सी तो हमने देख लिया, वो हमारा आंसर है। देन हमारा डी जो है प्रोपाइल कार्बिनॉल। प्रोपाइल क्या होता है सर? वही हमारा 3 कार्बन के लिए होता है, तो ये मेरा CH2H। देन यहाँ पे मैं 3 कार्बन का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। सो सर इसका नाम क्या हो जाएगा सर? इसका IUPAC नाम हो जाएगा मेरा ब्यूटेनॉल। सो इस तरीके से हमने सबके स्ट्रक्चर भी देख लिए। इंपॉर्टेंट है कि आने वाली शिफ्ट में कार्बिनॉल का कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर टकराएगा, तो इसको अच्छे से देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following terms explained by the first law of thermodynamics? सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था क्या? सर सब सीधी सी हमें इक्वेशन तो याद है, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W, हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन। ठीक है जी। तो अब ये इंटरनल एनर्जी ये थी, और ये क्या कहता था? ये कहता था कि एनर्जी इज कंजर्व, मतलब कि एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बच्चा बच्चा इस चीज को जानता है, जो कि हमारा आंसर भी है सिर्फ ऑप्शन नंबर सी, और पीछे हमारा ऑप्शन नंबर सी था। ठीक है, सो ये हमने दोनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से देख लिए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमें, हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयोडोमीथेन आर कंज्यूम इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, इस रिएक्शन में कितने मोल्स चाहिए? तो यहाँ पे क्या है सर? ये पहले 1 डिग्री हमारा अमाइन है, जो कि सीधा सा हमारा सिंपल मिथाइल अमीन कह लीजिए। ये हमारे पास इसकी रिएक्शन हम आयोडोमीथेन से करा रहे हैं, तो किसके मोल बताने सर? आयोडोमीथेन के। क्या चाहिए ये बनाने के लिए? अब कुछ कुछ लोग इस 4 को देख के हो सकता है कहते हैं भाई यहाँ 4 लिखा है तो हमारा आंसर 4 हो जाएगा, बढ़ते हैं आगे। नहीं जी, ऐसा नहीं होगा। इसकी ट्रिक भी समझ लेंगे डायरेक्ट कैसे करेंगे, बट पहले सिंपल समझते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में जब हमारे पास, अगर मेरे पास ये 1 मोल होता तो यहाँ पे क्या होता सर? कि अगर मेरी 1 मोल से रिएक्शन हो रही होती, जो फर्स्ट स्टेप होता है वो मेरा कुछ इस तरीके से जाता कि मेरा CH3 होता, देन NH हो जाता, और मेरा H हट के और यहाँ से I पे अटैक होता और यहाँ से I उड़ जाता। तो मेरा ये मतलब फर्स्ट स्टेप में तो कितने मोल लगे? 1। फिर सेकंड मोल मेरा कुछ इस तरीके से होता कि मेरे दूसरा मोल जब लगता तो यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, एंड फाइनली यहाँ भी CH3। देन फाइनली जब मेरा नेक्स्ट मोल रिएक्ट करता इससे, तब मुझे जाके कुछ इस तरीके से सॉल्ट दिखाई देती, जो कि मेरा आयनिक फॉर्म में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। ये यहाँ पे CH3, यहाँ CH3। अब जैसे ही चौथा बॉन्ड में नाइट्रोजन का दिखाऊंगा तो यहाँ पे मेरा प्लस चार्ज मुझे दिखाना ही होगा, एंड देन I नेगेटिव यहाँ पे एज एन आयनिक रहेगा। सो यहाँ पे मेरी ये टर्शियरी अमोनियम, ये सॉल्ट बन गई हमारी, सॉरी इसको क्वाटरनरी अमोनियम कहते हैं सॉल्ट। तो ये हमारा अच्छा क्वेश्चन है, हमारा काफी इसको पता होना चाहिए। ये हॉफमैन अमोनोलिसिस का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे वाले शिफ्ट बच्चे भी ध्यान रखें कि मोल्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि PYQ में भी आया हुआ है। तो यहाँ पे पहला मोल लगा, यहाँ पे हमारा दूसरा मोल लगा, ये दूसरा मोल यहाँ मैंने लिखा नहीं, बट यहाँ पे दूसरा मोल लगा, ये CH3 का। देन यहाँ पे तीसरा मोल। सो कितने मोल लगे सर? 3 मोल लगे हैं। सो हमारा आंसर हो जाएगा 3 मोल्स होगा, ना कि 4, अगर कोई सोच रहा हो। तो यहाँ पे हम कैसे देखते हैं? ये देख सकते हैं कितने CH3 ग्रुप है सर? 4 CH3 ग्रुप थे। अच्छा सर, एक तो पहले से ही था तो 3 और आए होंगे। हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे 3 आए होंगे तभी जाके हमें ये मिला होगा। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत बैलेंसिंग से कर सकते हैं, बट डायरेक्टली जो सोच रहा है कि यहाँ पे 4 है तो 4 मोल कर दें, तो आंसर गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। सो यहाँ पे हमें बहुत ईजी क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर एटम 2। अच्छा, यहाँ पे एटम की नंबरिंग हुई भी, एक सेकंड में नंबरिंग देख लूं। हाँ, तो यहाँ पे ये मेरा ऑक्सीजन नंबर 2 है, ये मेरा ऑक्सीजन नंबर 1 है। ठीक है जी। सो यहाँ पे जो है बेसिकली हमें फॉर्मल चार्ज बताना है, और यहाँ एक क्वेश्चन में प्लस चार्ज नहीं दिया हुआ। ठीक है, ये इस तरीके से गिवन था। ठीक है, तो हमें बताना है फॉर्मल चार्ज। ठीक है सर, समझते हैं। यहाँ पे क्या लोन पेयर दिए हुए हैं? हाँ सर, लोन पेयर हमें दिए हुए हैं। अगर नहीं भी दिए होते तब भी हम इसका काम देख लेते। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये लोन पेयर दिया हुआ था। ठीक है, सो यहाँ पे कितने लोन पेयर है सर? 6 लोन पेयर है। एक कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए सर? किसी के भी ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पे आप कार्बन का देखेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास ऑक्टेट में, इसके 4 बॉन्ड बने हुए हैं, इसका ऑक्टेट पूरा है। तो इस पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा।
क्योंकि इसने चारों बॉन्ड बना रखे। देन ऑक्सीजन को देखेंगे तो इसने एक बॉन्ड बना रखी है, और इसके बाद जब एक बॉन्ड बना लेगा तो 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो एक बॉन्ड इनने बना रखी है, तो एक बॉन्ड बना रखी है मतलब 5 इलेक्ट्रॉन तो वो हुए नॉन बॉन्डिंग, और एक 2 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बट यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो इसका मतलब इस पे एक चार्ज एक्स्ट्रा होगा। देन यहाँ पे देखेंगे हम, तो यहाँ पे इसके पास एक लोन पेयर और 6 हुए, तो इसका मतलब इसका एक लोन पेयर कम है, तो उसका +1 चार्ज होगा। सो हमने दोनों के फॉर्मल चार्ज निकल लिया। अब मैं इसको जरा तरीके से समझाऊं, तो यहाँ पे सीधे से आप बनाइए CO2 का स्ट्रक्चर, सभी को पता है सर, नॉर्मल CO2 का स्ट्रक्चर ये होता है। हाँ सर, यहाँ पे क्या हुआ, एक ने 3 बॉन्ड बनाए, मतलब क्या हुआ, कुछ ना कुछ यहाँ पे रेजोनेंस हुई है। ये यहाँ पे इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया, इसका यहाँ पे गया। अब जैसे ये लोन पेयर डोनेट करेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये बॉन्ड इस पे गया तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ये 2 लोन पेयर तो रहेंगे, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आ जाएगा सर, इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि इसका बॉन्ड टूटा भी है बना भी है, इसका एक्स्ट्रा बना है, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, और एक लोन पेयर इसके पास रहेगा। तो अब सीधा सा आप इसको आंसर कर सकते हैं, कोई बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ आपको रेजोनेंस से ही करना था। अगर कोई लोग कंफ्यूज होंगे, कोई फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, लंबा चौड़ा फॉर्मूला है वो, पर हम उसके बारे में नहीं जा रहे हैं अभी। हमें सिर्फ ये देखना है कि ये जाएगा, तो अगर ऑक्सीजन नंबर 2 है तो उस पर सर -1 है, अगर ऑक्सीजन 1 है तो उस पर हमारे पास +1 है। सो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। सो इन दिस क्वेश्चन अगर हमसे पूछा है कि ऑक्सीजन नंबर एटम 2, सो वो हमारा है -1, सो दैट इज ऑप्शन नंबर C। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ अ गैस टू 1/3। अच्छा, तो वॉल्यूम हमने कर दी है 1/3, तो प्रेशर क्या होगा सर, प्रेशर ट्रिपल जाएगा। सर कैसे बताया आपने, सीधा सा हमें पता है, हमारे पास बॉयल्स लॉ बेहतरीन लॉ है जो कहता है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, या फिर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, कुछ भी लिख दीजिए, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख लीजिए। तो ये कहता है प्रेशर जितना गुना बढ़ाओगे उतनी गुना वॉल्यूम कम हो जाएगी। सर कितने गुना, यहाँ क्या करा है, हमें फाइनल प्रेशर बताना है, तो हमने क्या करा है सर, वॉल्यूम रिड्यूस कर दी 1/3, मतलब क्या करा है सर, 3 गुना वॉल्यूम कम कर दी। 3 गुना वॉल्यूम अगर आपने कम कर दी, 3 गुना आपको प्रेशर बढ़ाना है। आंसर आप मार्क कर दीजिए ऑप्शन नंबर D, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो अगर कोई कुछ लोग कहेंगे हमें समझ नहीं आया, तो उसको भी हम इक्वेशन से देख लेते हैं एक बार जल्दी से। तो यहाँ पे हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे सर, हम लिखेंगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। सो P1 जो है हमारे पास, मैं अभी उसको खाली लिख रहा हूँ, P से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। बाद में हम इसको देख लेंगे, P इनिशियल ले लीजिए, खाली P इनिशियल को मैं P लिख रहा हूँ, ठीक है। तो P V इनिशियल क्या है, V है, सो इज इक्वल टू P फाइनल है मेरा, मुझे जो निकालना है, और V क्या है सर ये हो जाएगी मेरी V/3। सो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगी मेरी, रिड्यूस टू दिस। तो अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा, तो मेरा जो आपका फाइनल प्रेशर ये कैंसिल हो गया, P फाइनल मेरा थ्राइस ऑफ P हो जाएगा, और जो P की वैल्यू थी वो मैं यहाँ से डालूंगा, 1.6 तुरंत मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 4.6 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको एक बहुत ईजी क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। सो यहाँ पे सारे के सारे हमारे पास एसिटिक एसिड है, देन ट्राइक्लोरो, ये एसिटिक एसिड होगा, ये एसिटिक लिख रखा है बट ये एसिटिक एसिड होगा। तो इतना अंडरस्टूड है, थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है भाई, इंसान है हम भी आखिर। देन मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, देन डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है जी। सो देखते हैं इसको, सबसे पहले एसिटिक एसिड क्या होता है सर, CH3COH। मोनो मतलब एक Cl हटा के, एक H हटा के Cl लगा लीजिए, डाई मतलब 2 हटा के, ट्राई मतलब 3 हटा के। सो एसिडिक स्ट्रेंथ जो थी हमारी, वो किस चीज पर डिपेंड करती थी, वो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी -I इफेक्ट, नहीं सर +I होती थी इनवर्सली के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उतनी माइनस है। तो मतलब जितने ज्यादा खींचने वाले ग्रुप होंगे, क्या खींचने वाले सर, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, टांग खींचने वाले नहीं, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप जो होंगे, जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। इसका रीजन क्या था कि सर एनायन की स्टेबिलिटी देखते हैं, और ये क्वेश्चन PYQ में भी आपका आया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिए आपको मिल गया है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन आना तय है, आप ऐसा समझ लीजिए। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल -I। अच्छा सर -I मतलब क्या है सर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन है सर, क्लोरीन होता है। हाँ सर जितने ज्यादा क्लोरीन होंगे उतना ज्यादा हमारे -I होगा, उतना ज्यादा हमारा एसिडिक कैरेक्टर होगा। तो देखते हैं किसमें ज्यादा क्लोरीन, एसिडिक एसिड में एक भी क्लोरीन नहीं है। जो हमारे पास मोनोक्लोरो एसिडिक ये है हमारे पास मोनोक्लोरो एसिडिक, इसमें एक क्लोरीन होगा। डाई में मेरे पास 2 होंगे, ट्राई में मेरे पास 3 होंगे। तो किसमें, जिसमें ज्यादा क्लोरीन होंगे उसी को मैं अपना आंसर मार्क कर दूंगा, दैट इज मेरा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन सामने आता हुआ दिख रहा है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज दिस, व्हाट इज इट्स कंडक्टिविटी। सर मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, मतलब कि सर क्या गिवन है, मतलब कि ये गिवन है मुझे, कितनी सर दे रखी है मुझे, 230.5 जो भी यूनिट दे रखी है, और सर मुझे मोलैरिटी दे रखी है इसकी 0.0। सर बतानी क्या है कंडक्टिविटी, सर कंडक्टिविटी क्या होती है सर, उसको के कहते हैं, जिसको हम कापा भी कहते हैं। सो वी ऑल नो अ रिलेशन, जो हमारे मोलर कंडक्टिविटी बराबर K/1000 डिवाइडेड बाय M। हाँ सर हमें बिल्कुल ये बात पता है। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर को पाने की पूरी कोशिश करते हैं। सो हमें बताना क्या है सर, के बताना है। सो लैम्डा इज 230.5 बराबर के निकालना है, इंटू 10⁻³ लिख देता हूँ मैं। देन डिवाइड में क्या आएगा सर, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.02, जिसको मैं लिख रहा हूँ 2 × 10⁻⁻²।
अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 461 और ये इनटू हो जाएगा 10⁻⁻5। ये बहुत ही ज्यादा इजी कैलकुलेशन है। बट यहाँ जीरो खींचने तो 1 2 3 4 5 डिजिट पीछे जीरो खींच लीजिए, आपको आंसर दिख जाएगा। बट इतनी कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जब भी एग्जाम में कैलकुलेटिव अप्रोच रखें तो ऐसे सिंप्लीफाई करा करिए, क्योंकि यहाँ सब में पॉइंट 5 पीछे ही दिख रहा है। यहाँ कोई ऐसा ऑप्शन नहीं जो सिमिलर भी है। सो आपका सीधा सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही ज्यादा सीधा क्वेश्चन था ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, और इससे क्वेश्चन आएगा। आप देख लीजिएगा सेल कांस्टेंट से इस बार क्वेश्चन आने के बहुत चांस है। इस बार क्या बोल के आते ही G* बराबर R के, ये फॉर्मूला है, इस पे ध्यान रखिए। क्वेश्चन आने के बहुत चांस है कि इस बार हमें हो सकता है इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन मिल जाए आपकी आने वाली शिफ्ट में। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। सो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड स्ट्रेंथ इज यूज टू गेट गुड यील्ड ऑफ एल्काइल आयोडाइड फ्रॉम अल्कोहल एंड सोडियम आयोडाइड इन फॉस्फोरिक एसिड। सो यहाँ पे हमारे पास एक परसेंटेज ये होती है कि हमारे पास कितनी, किसमें हमें गुड यील्ड मिलेगी, कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए हमारे पास एसिड की। सो वो जो होती है हमारी, वो इस केस में 95% होती है। ये डायरेक्टली याद करने वाली चीज है। इसमें आप कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमें 95% हमें कैलकुलेट करके आएगा, तो ऐसा नहीं है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ दे रखा है व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर टू CO दिस। अच्छा, तो हमें एंथैल्पी दे रखी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता नहीं। अच्छा, सबसे पहले अप्रोच क्या होगी सर? अप्रोच होगी फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला सर? ये डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले सर कोशिश करते हैं क्या हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं? हाँ चलिए कोशिश करते हैं उस चीज को करने की। तो डेल्टा हमें क्या निकालना है सर? डेल्टा U निकालना है, तो उसको यहीं रहने देते हैं और बाकी चीजों को इधर करते हैं। तो डेल्टा H माइनस डेल्टा NG/RT बराबर डेल्टा U। हाँ सर, डेल्टा H की वैल्यू क्या है सर? -560 जूल किलो जूल सर, किलो जूल माइनस। अब देखते हैं सर R क्या है। सर R को जो हम लेते हैं ना जनरली, वो 25/3 लेते हैं, वरना 8.314 ले सकते हैं अगर कैलकुलेशन हार्ड करनी है तो। टेम्परेचर हमें 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, मतलब कि सर 298 केल्विन। ठीक है सर, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे मोल्स की वैल्यू क्या होगी सर? मोल्स क्या होते हैं? डेल्टा NG मतलब नंबर ऑफ चेंज इन गैसियस मोल्स, मतलब सर मोल्स इन प्रोडक्ट माइनस, ये सॉरी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होते हैं, जितना मुझे ध्यान है। हाँ, चेंज इन मोल्स ये होते हैं कितने पहले आपके पास थे, फिर बाद में कितने। तो जो डेल्टा NG होता है वो हमारा होता है नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। ध्यान रखिएगा, गैसियस मोल्स इन प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स इन रिएक्टेंट। सर रिएक्टेंट में कितने हैं ये भी देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे 2 और 1 कितने हो गए सर? 3। CO2 सर ये भी हमारे पास गैस होती है, हो सकता है टाइपिंग में नहीं लिखा हो, वरना ये गैस होती है भी ऑन। सर कितने मोल है? यहाँ पे 2। सो हमारे पास जो डेल्टा NG की वैल्यू क्या होगी सर? वो हमारे पास आएगी जो आपका है 2 है प्रोडक्ट के, -3 है हमारे रिएक्टेंट के, तो -1 आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे कर दूंगा मैं इसको -1 की जगह +1 इंटू दिस। तो अब मैं क्या ये कह सकता हूँ कि मेरा आंसर नेगेटिव ही आएगा हर हाल में। और दूसरी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने मिस कर दी, डिवाइड बाय 1000 करना है, बिकॉज सब कुछ चल रहा है सर किलो जूल में, इसको भी हमें किलो जूल में करने के लिए डिवाइड बाय 1000। तो जो आंसर आएगा वो हमारा हैज टू बी कहीं ना कहीं नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी वैल्यू नहीं आएगी। इसको अगर मैं काटना चाहूँ तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा 40, तो ये मेरा 40 हो गया। तो 120 और ये 298 मेरा आ रहा है, तो ये पॉजिटिव नहीं होगा। तो इन दोनों ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए इन दोनों में से जो भी होगा उसका अभी हम देख लेते हैं, और हमें अभी देखेंगे आप ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी एग्जैक्ट आंसर। प्लस अब यहाँ पे क्या बच रहा है सर? यहाँ बच रहा है मेरे पास 298 बटे 120। ठीक है सर, क्या ये मेरा कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली सर 120 को अगर मैं 2 से करूं तो 240 आएगा, और 2.5 से थोड़ा कम आएगा, तो ये क्या आएगा? कहीं ना कहीं 2.5 से थोड़ा सा कम होगा, तो 2.4 ले लेते हैं। कोई बात नहीं, देख लेंगे। वैसे 2.5 भी ले लेंगे तो चलेगा, बट 2.4 ले लेते हैं अभी के लिए कि थोड़ा सा कम होगा। तो आंसर जो आएगा वो थोड़ा सा कम आएगा, मतलब 550 से 2-3 कम आएगा, 558 के आसपास आ जाएगा। तो अब देख लीजिए 530 तक नहीं जाएगी बात, तो यही आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी हमने कैलकुलेशन की ट्रिक बताई है। क्या बताइए सर? आप सबको वो करिए। सबसे पहले आप देखिए प्लस वाला तो हटा दो, बिल्कुल इरेलेवेंट है। फिर आप देखेंगे बस थोड़ा सा ही डिफरेंस आ रहा है कि भाई डबल ट्रिपल का है, कोई ऐसा नहीं 20 का तो फर्क नहीं आ रहा, क्योंकि 30 का सॉरी यहाँ 530 है, तो मतलब +30 होगा तब होगा सर, इतना तो फर्क नहीं आ रहा, वो तो हमें दिख के ही पता लग जाएगा ना। तो उसको आप कैंसिल करिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इन कैलकुलेशन, आप आगे बढ़िए। तो यहाँ पे 2.4 लगभग आ रहा है, तो हमारा आंसर जो लगभग है वो 557.6 किलो जूल के आसपास आना चाहिए, जो कि है यहाँ पे 557.5। तो आप कहेंगे सर एग्जैक्ट नहीं है वो, क्योंकि हमने यहाँ 25/3 लिया, फिर हमने यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ा सा वो करा, तो अगर हम इसको 8.314 लेते तो कहीं ना कहीं आंसर हमारा एग्जैक्ट किया था। और आंसर एग्जैक्ट लगा क्या करना, आंसर मैच करने से मतलब है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढेंगे। आपके MST CT में ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड एंड फास्ट कैलकुलेशन करवाएंगे, ये बिल्कुल सिमिलर सिमिलर ऑप्शन देंगे। सो ये हमारा आंसर हो। सो एक ये चीज नोट कर लीजिए कि ये इस फॉर्मूले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और अगर मैं बताऊं तो दूसरा फॉर्मूला जो आपको बहुत ध्यान रखना है, जिसपे क्वेश्चन आने के नेक्स्ट शिफ्ट में चांस है, दैट इज डेल्टा U इक्वल टू 2 + W। इस बात को नोट कर लीजिएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सो हमें बताने हैं कौन से सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं। सेमी सिंथेटिक मतलब थोड़ा सा नेचुरल पार्ट, थोड़ा सा आर्टिफिशियल पार्ट। तो इसके एग्जांपल जो थे वो हमारे पास कुछ थे। एक था हमारे पास सेल्यूलोज नाइट्रेट, देन हमारे पास था सेल्यूलोज एसीटेट, देन एक एग्जांपल था हमारे पास विस्कस रेयन। सो ये हमें ध्यान रखना है कि विस्कस रेयन हो गया, सेल्यूलोज नाइट्रेट, सेल्यूलोज एसीटेट एंड विस्कस रेयन, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे। देन नेचुरल थे हमारे पास, नेचुरल में सिल्क आ जाता था हमारे पास, आई थिंक कॉटन आता था, ऐसे कुछ एग्जाम्पल आते थे, एग्जैक्टली नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है। देन हमारे पास सारे बाकी के वो हो जाते थे आपके सिंथेटिक, जो कि प्योरली हमारे पास आर्टिफिशियल कह रहेंगे, टेरलिन, ये सारे हमारे सिंथेटिक रहेंगे। सो हमारा आंसर जो है वो है सेमी सिंथेटिक, तो विस्कस रेयन। तो ध्यान रखिएगा आने वाली शिफ्ट में इसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, जो कि हमें नेचुरल या सिंथेटिक भी पूछ सकता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा और इनके एग्जाम्पल याद कर लीजिए अगर आपने नहीं करे। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड एज सॉल्यूट। अच्छा, सॉलिड हमारे पास क्या हो, सॉल्यूट हो, और लिक्विड क्या हो, सॉल्वेंट हो। अच्छा सर, गैसोलीन क्या होता है, सर गैसोलीन हमारे पास सीधा सा होता है लिक्विड इन लिक्विड, ये हमारे पास लिक्विड इन लिक्विड होता है। सी वाटर, सर अभी देखते हैं इसका। अगर आयोडीन क्या होता है, सर आयोडीन क्या होती है, आयोडीन इन एयर, सर आयोडीन हमारे पास होती है सॉलिड। सॉलिड इन एयर मतलब सॉलिड जो है वो किसमें होता है, एयर। सर एयर क्या है, सर एयर तो हमारे पास गैस है, तो सॉलिड इन गैस, ये इसका एग्जाम्पल। देन ब्रास हमारे पास हमें पता है एलॉय जो कि होता है सॉलिड इन सॉलिड। एंड सी वाटर क्या होता है, सर सी वाटर हमारे पास एक तो पानी होता है, साथ ही साथ उसमें होता है नमक, तो नमक मतलब सॉलिड इन लिक्विड, यही हमारा एग्जांपल हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। विच फ्रॉम द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ डीके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम। तो जो थोरियम होता है हमारे पास, उसका डीके प्रोडक्ट कौन होता है। सो एक बात आप सभी को बता दी जाए कि ये जो पोलोनियम आपको दिख रहा है, ये आपका डीके प्रोडक्ट होता है थोरियम का, साथ साथ यूरेनियम का भी, एंड साथ ही साथ पोलोनियम हमारा डी के प्रोडक्ट होता है एक्टिनियम का। तो जो भी हमारे ये तीन रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं जिनके हमारे डी के होने पर हमें पोलोनियम मिल सकता है, तो ये बात भी आगे वाली शिफ्ट के लिए आप थोड़ा बहुत ध्यान रख लीजिए कि यूरेनियम और एक्टिनियम से भी हो सकता है ये लोग सवाल पूछ लें। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिक अमाइंस हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका, सर बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता था, क्या आपको पता है। हाँ जी हमें तो पता है, आप बताइए आपको पता है नहीं पता। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था मॉलिक्यूलर वेट का, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर था हमारे पास वो था फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। किस तरीके की फोर्सेस है हमारे पास वो। सर अमाइंस जो होते हैं जनरली, सर अमाइंस क्या होता है, सर NH2 ग्रुप होता है, इस पे मिथाइल लगा दिए, कुछ लगा दिए, अमाइंस होते हैं। क्या आप सभी को पता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, हाँ सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास अमाइंस में होती है। तो यहाँ पे जो अमाइंस में फैक्टर आता है वो आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ज्यादा हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतना मुश्किल होगा बॉइल करना। सो ये हमारे पास अमाइंस की बात हो गई। अब जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे वो हमारे पास सबसे बढ़िया हमारे पास वो करा देगा, जो जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जिस सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सबसे ज्यादा हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किसमें होगी, तो सबसे पहले डाइथाइल अमाइन। ये कौन सा अमाइन है सर, ये 2 डिग्री अमाइन है, तो इसके पास एक हाइड्रोजन कम होगा। टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन, इन्होंने टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन कह ही दिया है। सो ये हमारे पास हो जाएगा आपका, आई थिंक ये हमारा होगा, हाँ टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन इज 3 डिग्री अमाइन। तो इथाइल मिथाइल आयन ये अगेन 2 डिग्री अमाइन है। देन अब हमारे पास क्या बचा, ये तो सॉरी 3 डिग्री ना, क्योंकि इथाइल डाई इथाइल के डाई मिथाइल के डिग्री। देन एन ब्यूटाइल अमाइन हमारे पास एक ऑप्शन हो जाए, जो कि हमारे पास 1 डिग्री है। तो टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन इज ऑल्सो 3 डिग्री, यस टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन। लेट्स हैव अ लुक। सो उसका स्ट्रक्चर देखें तो टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन का स्ट्रक्चर हमारा कुछ होता है, ये कार्बन, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ H2। सो बेसिकली ये हमारा क्या है सर, ये है हमारा 1 डिग्री। आपने जल्दी गलती पकड़ ली, आपने बहुत अच्छा कर, सो गलती हो गई थी, ये पकड़ ली। 1 डिग्री अमाइन होता है, तो उसके बाद भी 2 हाइड्रोजन। अच्छा यहाँ पे अब हमारा ड्रॉ हो गया कि भाई या तो इसको चुने या इसको चुने, तो किसको चुने उसको देखते हैं। ये यहाँ ड्रॉ हो गया। अब दूसरा फैक्टर क्या होता है सर, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आपने देख लिया कि इसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं इन दोनों में आंसर टेंटेटिव लग रहा है। दूसरा फैक्टर था वो हमारे पास था सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी जल्दी बॉईल कर जाएगा, हाँ सर उतनी ज्यादा उतना जल्दी बॉइलिंग पॉइंट होगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, जितना कम सरफेस एरिया उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हमारे पास एक दूसरा फैक्टर था। तो सरफेस एरिया कहाँ ज्यादा है सर, ये तो हमारे पास देखेंगे आपकी स्कैटर्ड है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ भी CH3 है, ये सरफेस एरिया कम है। देन एन ब्यूटाइल अमाइन का हमारे पास सरफेस एरिया है, तो 1 2 3 4। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सरफेस एरिया है ज्यादा, तो आंसर भी हमारे पास हो जाएगा ये, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सो हमारा जो जीता है वो जीता है ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। आइडेंटिफाई द रिएजेंट नेसेसरी टू ब्रिंग द फॉलोइंग। आर यहाँ ऐसे लिख दिया हुआ है, इसको हटा देते हैं। नेसेसरी टू ब्रिंग द फॉलोइंग, अच्छा ये है मेरे पास रिएजेंट आर। अच्छा यहाँ आर, ये शायद होता है आर, कोई नहीं, हमारा टाइप मास्टर ने थोड़ी गलती कर दी, कोई नहीं, लेट इट बी। तो यहाँ पे ये आर होगा, ये रिएजेंट है।
तो ये हमें बताना है कौन होगा। क्या है सर? ये है, इसका नाम होता है बेंजोइल क्लोराइड। सर ये होती है बेंजोइल क्लोराइड। अच्छा जी, इसको किस में कन्वर्ट करना है? बेंजोइक एसिड। ठीक है सर, इसको करना है हमें बेंजोइक एसिड। कैसे करेंगे? सर यहाँ पे क्या है, ये कार्बन पे डेल पॉजिटिव आ रहा होगा, यहाँ पे डेल नेगेटिव आ रहा होगा, तो हमें इस ग्रुप को हटाना है। तो इस ग्रुप को यहाँ से लात मार के हटाना है और हमें यहाँ लगाना है OH। तो ये हमें काम करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे? सर यहाँ पे कोई भी ये जो Cl नेगेटिव एज Cl नेगेटिव जाएगा, तो हमें क्या चाहिए सर? यहाँ पे बस OH माइनस चाहिए। तो जो भी OH माइनस देगा उससे हम कर सकते हैं। सर NaOH हमें OH माइनस देगा, तो ये हमारा आंसर हो सकता है कि Na प्लस OH माइनस। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है सर, अगर यहाँ पे मैंने इसकी रिएक्शन करा दी बेंजोइल क्लोराइड से, तो यहाँ पे मुझे बेंजोइक एसिड तो मिल जाएगा, बट द प्रॉब्लम इज मीडियम क्या है सर? बेसिक मीडियम। क्या एसिड बेसिक मीडियम में टिक पाएगा? नहीं सर, ये NaOH से अगेन रिएक्ट करके पॉसिबिलिटी ये है कि ये मेरी सॉल्ट में एग्जिस्ट करे, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो ये हमारा आंसर थोड़ा सा टेंटेटिव नहीं होगा और रेलेवेंट नहीं होगा, क्योंकि सर OH तो ये भी दे रहा है और OH ये भी दे रहा है। तो अब डिसाइड करना है सर किसका OH लें, तो यहाँ पे ये एक थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। सो हम सीधा से जाएंगे, इसकी रिएक्शन करवा देंगे पानी के साथ, तो पानी हमारे पास H प्लस OH माने देगा। तो बाद में जो मीडियम बच रहा है वो एसिडिक मीडियम ही बचेगा, तो कोई ऐसा दिक्कत देने की बात नहीं है, एसिड को एसिडिक मीडियम में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पानी, जो कि H2O है। सर CrO3 वगैरह ये हमारे पास तब यूज होता है जब हमारे पास एक तो अल्कोहल होता। अगर अल्कोहल होता या हाँ अल्कोहल होता, बेंजाइल अल्कोहल, तो हम इसको यूज कर सकते थे, बट हमारे पास में एसिड भी होना चाहिए था। बट स्टिल इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये भी काम कर सकता था। देन KMnO4 एल्कलाइन KMnO4 जो हम लेते, तो हम तब लेते जब हमारे पास कोई CH2OH या कोई भी हमारे पास एल्काइल ग्रुप होता खाली है, CH2OH नॉट नेसेसरली, बट खाली CH3 होता, टोलुइन होता, तब हम उसको एल्कलाइन KMnO4 लेते, तो तब हमारा ये आंसर होता। बट फॉर दिस हमारा जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है H2O। ये क्यों नहीं बन रहा वो भी हमने देख लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ बेंजीन इज दिस। अच्छा, मुझे वेपराइजेशन की एंट्रोपी दे रखी है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे एक वो है, यहाँ पे हम कुछ हीट वीट या जो भी हो, यहाँ बेंजीन पड़ा है। ठीक है सर, यहाँ पे बेंजीन है, इसकी एंट्रोपी हमें दे रखी है वेपराइजेशन, जिसको मैं डेल्टा S लिख रहा हूँ, वेपराइजेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है सर, जूल पर केल्विन पर मोल है, पर केल्विन पर मोल इनवर्स। ठीक है सर। सर मतलब तो मुझे क्या दी हुई है सर? एक मोल की एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन मुझे दी हुई है। हाँ सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि एक मोल की आपको एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन दी हुई है। आपको क्या बतानी है सर? इतने ग्राम की बतानी है। अच्छा जी, तो हमें बतानी है कि इतने ग्राम की जो एंट्रोपी होगी वो वेपराइजेशन वो क्या होगी। ठीक है, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट व्हाट इज एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। अच्छा, यहाँ सराउंडिंग का सर, सराउंडिंग से कुछ फर्क पड़ेगा, देख लेते हैं करके। तो पहले बताते हैं कि सर हमें क्या चाहिए। तो जो हम निकालते हैं सबसे पहले, वो निकालते हैं डेल्टा S वेपराइजेशन फॉर 117 ग्राम। सो एक मोल की इतनी थी, इसके मोल निकाल के इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल जो आएंगे वो आएंगे 117 बटे आपका आ जाएगा 78, क्योंकि 70 बेंजीन क्या होता है सर? C6H6 72 प्लस 6 78 हो गया, आंसर आ गया 1.5। तो डेल्टा S वेपराइजेशन फॉर इतने मोल की कितनी होगी सर? एक मोल की है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.5 से, तो 85 इंटू 1.5। तो आंसर मेरा जो आ रहा है वो 85 इंटू 1.5 जूल पर केल्विन आ रहा है। सो आंसर मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और आंसर मेरा गलत भी हो जाएगा। सर क्यों? क्या आप सभी को ये बेंजीन दिख रहा है? सर ये बेंजीन जो ये सिस्टम है, सराउंडिंग है। सर बेंजीन हमारा सिस्टम होगा, क्योंकि हमारा फोकस किस पे? सर बेंजीन पे। तो अगर बेंजीन पे हमारा फोकस है, तो बाहर का क्या होगा सर? बाहर की पूरी दुनिया हमारे लिए सराउंडिंग होगी। तो क्या आप सभी को एक बहुत जबरदस्त इक्वेशन याद होगी? डेल्टा S सराउंडिंग प्लस डेल्टा S सिस्टम बराबर होता है 0 के। ये चीज आप सभी को याद होनी चाहिए। तो इसका मतलब बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। जैसे ही मेरा ये अगर पॉजिटिव है, तो ये मेरा इसी का सेम मैग्नीट्यूड का नेगेटिव हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो है मेरी सराउंडिंग के लिए वो आ जाएगी। तो आंसर मेरा बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कोई बहुत हार्ड वार्ड है भाई, ये PYQ में आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट होना बहुत ज्यादा आसान था, और हो सकता है आने वाली शिफ्ट में भी कुछ रिलेटेड आ जाए। हो सकता है सराउंडिंग का पूछ ले, हो सकता है नेक्स्ट टाइम पूछना भाई टोटल एंट्रोपी बताओ एंड ऑल्सो, कुछ भी हमारा हो सकता है। सराउंडिंग का पूछा था, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर। सो नेचुरल रबर का मोनोमर क्या होता है? सो सबसे पहले हमें दे रखा है, ये आपका है 1,1 टेट्रा फ्लोरोइथीन, ये हमारा मोनोमर होता है सर टेफ्लॉन का। देन लास्ट में हमें दे रखा है ब्यूटाडाइन 13, ये हमारे पास ब्यूना एन में यूज होता है, और जो हमारा हेट्रोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर नहीं है। देन यहाँ आता है 2 क्लोरो 1,3, ये आपका ब्यूटाडाइन, ये हमारा मोनोमर है, इसका नाम है क्लोरोपीन, और ये हमारा मोनोमर होता है आपका नियोप्रीन का। देन बचा वही, तो वही आंसर होगा। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन है, यही हमारा मोनोमर होता है नेचुरल रबर का। और उसका स्ट्रक्चर अगर मैं आपको लोगों को दिखाना चाहूँ, तो वो आप देख लीजिए, वो भी काम आएगा कहीं ना कहीं। तो
ये आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, वैसे वो होता है, तो आप वैसे बना लेंगे, मतलब मैं इतना बहुत नहीं कर रहा क्योंकि प्रॉपरली बनाना पड़ेगा। सो बेसिकली आंसर टिक करते हैं और नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन एल्काइल एल्केनोइड। सर एल्काइल एल्केनोइड इज हाइड्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट HCl। सबसे पहले तो जिस इंसान को ये चीज नहीं पता होगी वो ये क्वेश्चन नहीं कर सकता। और ये बात तय है भाई, ये PYQ में आया हुआ क्वेश्चन है, फ्रॉम PYQ है ये क्वेश्चन। इट इज अश्योरेंस कि ये फ्रॉम PYQ ही है, क्वेश्चन डायरेक्ट आया भाई। आपने अगर PYQ करोगे तो ये आपको मिल ही जाएगा। सो एल्काइल एल्केनोइड क्या होता है सर? एल्काइल इज R ग्रुप एंड एल्केनोइड इज समथिंग लाइक दिस। सर व्हाट इज इट? इज बेसिकली एस्टर। अच्छा, तो एस्टर की बात हो रही है, बस घुमा के इन्होंने थोड़ा सा पूछा है कि एल्काइल एल्केनोइड है, क्या है हमारे पास सर? एस्टर है। इसको क्या कर रहे हैं? डाइल्यूट HCl, मतलब एसिडिक मीडियम में करा रहे हैं। सर क्या होगा? जो जिस तरीके से ये बना था उसका उल्टा कर दो, मतलब बना दो सर ये। हो गया खत्म, टाटा बाय बाय। इतना इजी क्वेश्चन था ये। सो क्या हुआ है यहाँ पे? मैंने बना दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। क्यों सर? ये क्योंकि जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें एस्टर बनता है। एस्टर को जैसे ही एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज, सर आप कहेंगे हाइड्रोलाइज मतलब पानी का, भाई पानी डाइल्यूट है तो डाइल्यूट मतलब पानी होगा। हाँ सर पानी तो होगा, तो इसलिए हमारे पास H प्लस और OH माइनस दोनों होंगे, तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल दोनों बन जाएंगे। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं सर। सर ये क्या लिख रखा है इन्होंने? एल्केनल। सर डरो मत भाई, एल्केनल इज सिंपली हमारे पास इथेनल, वो समझ लीजिए आप, आपका एल्डिहाइड, ये हमारा कीटोन। ये हमारे पास ऑल क्या होता है सर? अल्कोहल एंड ये एल्कोनिक एसिड, सो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आंसर होगा। देन कीटोन ये भी नहीं, अल्कोहल और एल्डिहाइड नहीं, सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक मोनोबेसिक एसिड इन 0.01 मोलर सोल्यूशन इफ डिसोसिएशन कांस्टेंट इज दिस। अच्छा, डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब हमें Ka दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁵। इसको आई एम राइटिंग 16 इंटू 10⁻⁻⁶। और क्या दे रखा है सर? कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, जिसको मैं कह दूंगा 0.01, या फिर सीधा सा लिख देता हूँ 10⁻⁻² मोलर। ठीक है सर, अब क्या बताना है सर? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सर सीधा सा फॉर्मूला है, K बराबर C⁴। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, PYQ में भर भर के सवाल आए हुए हैं, अब भी आ गया है तो अब नहीं तो कब पढ़ेंगे? अभी पढ़ना है, जिनका नहीं हुआ एग्जाम जरूर इस फॉर्मूले को देखें। बराबर C क्या है सर? 10⁻²। ये यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 10⁻² इंटू अल्फा का स्क्वायर कर दीजिए, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 16 इंटू 10⁻⁴ बराबर अल्फा स्क्वायर। सो अल्फा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4 इंटू 10⁻²। अब कुछ महान लोग मैथ्स वाले ये ना आए कहने की सर यहाँ पे प्लस माइनस लगाई, भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा पॉजिटिव ही होगी, ऐसा नहीं लगाना प्लस माइनस। तो बाकी मजाक कर रहा था, कोई ऐसे मैथ्स वालों की मैं बेइज्जती नहीं कर रहा। तो अल्फा बराबर आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया 4 इंटू दिस, तो 0.04। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। कैलकुलेट द पीओएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। अच्छा, ऑफ बफर सॉल्यूशन फाउंड फ्रॉम 0.3 मोलर वीक बेस, अच्छा, एंड 0.45 मोलर ऑफ इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा, तो हमें यहाँ पे सीधा सा बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। सर फॉर्मूला जो होता है ये होता है पीओएच बराबर PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। हाँ सर ये होता है, तो जल्दी से इसको कैलकुलेट करते हैं। ये आ गया यहाँ पे 4.74 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कितनी है सर? सॉल्ट है मेरे पास 0.4 मोलर, सो यहाँ पे 0.45 डिवाइड बाय 0.3, तो यहाँ पे ये पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटा दिया, तो यहाँ बचा 4.5। सो ये मेरा अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, आपको कैलकुलेशन करना सिखाते हैं, ये 4.74 7 प्लस लॉग 1.5। अच्छा, तो लॉग 1.5 है सर। लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है सर? लॉग 1 की वैल्यू होती है 0। अच्छा, और लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है सर? लॉग 2 होता है मेरा 0.3। तो लॉग जो 1.5 है ना, वो मेरा कहीं ना कहीं लॉग 3 0.3 से कम होगा। तो 0.3 से कम होगा तो सपोज कर लेते हैं, अगर मेरा और log 1 कितना है सर? log 1 है मेरा 0, तो कर लेते हैं 1.5 के आसपास कर लेते हैं कि लॉग, सॉरी 2 के आसपास। हाँ, ये मेरा कहीं ना कहीं 0.1518 के आसपास होगा, इसी के आसपास होगा, एग्जैक्टली नहीं होगा भाई। एग्जैक्टली ना मुझे पता ना आपको पता, किसी को नहीं पता एग्जैक्टली क्या होगा। वैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं 3/2 करके, बट अभी के लिए बता रहा हूँ किसी को नहीं पता। तो आंसर मेरा जो लगभग आएगा वो 4.744 प्लस 0.15 के इक्वल आएगा। सो आंसर मेरा आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 4.89 के आसपास। जो भी क्लोजेस्ट ऑप्शन होगा मार्क कर दीजिए। सर यहाँ पे देखेंगे सारे दूर दूर है, 4.0 तो हो ही नहीं सकता सर, ये तो हटा दीजिए पहली फुर्सत में। ठीक है जी, ये हटा दिया। और ये ज्यादा सर, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ये भी नहीं हो सकता सर, ये हमारा हो सकता है, और ये काफी ज्यादा हो गया है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सो हमारा, आपको बफर के क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये याद रखना है लॉग 2 की वैल्यू क्या है, लॉग 3 की वैल्यू 0 पॉइंट आपका क्या होती है वो याद रखनी है।
log 5 की वैल्यू ये, log 3 0.48, ऐसे आपको वैल्यू याद रखनी है और अंदाजा लगा के आंसर करना है। सो नेक्स्ट शिफ्ट वाले तैयार हो जाएं इस क्वेश्चन के लिए जो आने वाला है, पी एच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड वाले फॉर्मूले से। तो ये वाले भी ध्यान रखें, पढ़ते हैं। If A, B, C, D are four different elements with outer electronic configuration as this, and this, find the elements having highest ionization enthalpy. So हमें highest ionization enthalpy बतानी है। सर इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे? मैं बहुत इजी अप्रोच बताने की कोशिश करता हूँ। मैं बेसिकली आपको ऑर्डर लिखा देता हूँ। तो ये सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट है। हाँ सर, कैसे बता? आपको लास्ट में क्या दिख रहा है? आपको पी दिख रहा है, तो ये हमारे साफ सीधे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे। हाँ सर, आपने सही। तो पी ब्लॉक कुछ पीरियोडिक टेबल में हमारा इस साइड हो जाए तो लिखने की कोशिश करते हैं। तो मैं मान रहा हूँ ए मेरा है यहाँ पे 4p4 है, तो ए यहाँ होगा, ए के जस्ट बराबर में मेरा होगा बी। देन किसके नीचे होगा? सी। सर मेरा ए के नीचे होगा सी, एंड देन डी होगा यहाँ, क्योंकि सर इसकी 4p5 है, इसकी भी 4p5 है, तो ये दोनों हमारे सेम ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे और ए भी हमारे सेम पीरियड के। हाँ सर, आपने सही लिया। क्या आप सभी को पता है जब हम अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है डिक्रीज? सर इंक्रीज करती है, क्योंकि हमारा साइज डिक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारी इंक्रीज करती है। हाँ सर, और अक्रॉस नीचे जब आते हैं हम डाउन द ग्रुप, तो हमारी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या करती है? सर वो करती है हमारी डिक्रीज, क्योंकि हमारा साइज करता है इंक्रीज। ठीक है, तो इन दोनों के साइज बड़े हैं तो हम इन दोनों को भूल जाते हैं कि ये तो हमारे हो ही नहीं सकते जिनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट है। ठीक है, पहली बात। अब जरा और एक बार सोच लेते हैं, क्योंकि जो साइज है सबसे मैक्सिमम साइज किसका होगा? सर साइज सबसे मैक्सिमम इन दोनों में से किसी का होगा। अच्छा, इन दोनों में से किसका होगा? सर डाउन द अक्रॉस अ पीरियड हमारा साइज डिक्रीज हो रहा है, तो ज्यादा बड़ा साइज हमारा डी का होगा। तो अगर साइज डी का सबसे ज्यादा है तो उसकी एनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, तो डी हमारा सबसे कम होगा। साइज से जा रहे हैं हम सीधा। ठीक है, देन उससे छोटा सर बी है तो उसको लगा देंगे हम सेंस सी है। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिख रहा हूं मैं, डी की सबसे कम क्योंकि इसका साइज मैक्सिमम, देन सी है। ठीक है, अब आते हैं ऊपर। सर अब इन दोनों में से किसका साइज बड़ा होगा? सर ए या बी में से जो साइज बड़ा है वो है ए का। तो ए का अगर साइज बड़ा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? सर इसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी कम। यस सर, उसकी कम होगी। बट सर आपने यहाँ थोड़ा उल्टा लिख दिया है, प्लीज इसको करेक्ट कर दिए। जी आपने सही कहा कि हमारा सी का साइज बड़ा होगा क्योंकि अक्रॉस ऑफ पीरियड डिक्रीज हो रहा है, देन डी होगा हमारा। देन इसके बाद मैं लिख दूंगा, सर आप ए को लिखेंगे या बी, क्योंकि हमारा जो साइज है वो ए का क्या है? बड़ा है, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो ए का साइज बड़ा, आयनाइजेशन एनर्जी कम, देन बी। सो ये हमारा ऑर्डर आ गया है आयनाइजेशन एनर्जी का। इसमें से आप देख लीजिए, आपको मैक्सिमम बताना है तो आप इसको कह दीजिए, आपको मिनिमम बतानी है तो आप इसको कह दीजिए। जो आपको ऑर्डर हो गया, आने वाले क्वेश्चंस में आने वाली शिफ्ट्स में जरूरी है कि आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आने वाली शिफ्ट में क्या आने की संभावनाएं हैं। सो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट हैविंग डेंसिटी 19.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इफ इट फॉर्म्स एफसीसी स्ट्रक्चर। सर इतनी बार ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया हुआ है, इतनी बार। इसका सीधा सा फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू जेड एम बाई ए क्यूब इंटू एन। सर एम क्या है? इसमें मोलर मास है, जेड है हमारे पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उस यूनिट सेल में। सर हम सभी को पता है एफसीसी में जो है क्या होता है? सर हमारे 8 तो कॉर्नर पे होते हैं, तो 8 कॉर्नर पे होते हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 जेड इज इक्वल टू प्लस, और हमारे पास 6 सेंटर में होते हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन होता है हाफ। तो इस तरीके से हम कह देंगे सर जेड की वैल्यू हो जाएगी 4, क्योंकि टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे? सर वो हो जाएंगे हमारे 4। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और जल्दी से अपना आंसर पा लेते हैं। और हमें बहुत अच्छी बात की इसकी वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है कि भाई कैलकुलेट भी ना करो, ये लो तुम रख लो अपने पास। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा बेनिफिट का काम है कि आप कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी। 19.2 इज इक्वल टू जेड कितना है? सर 4 है। एम हमें निकालना है, ए क्यूब बाय 90 की वैल्यू मेरी है 40, इसको मैं तुरंत यहीं पे कट करूंगा 1 ये 10, एंड एम की वैल्यू मेरी आ जाएगी 192 ग्राम पर मोल। सो ये हमारा बहुत ही सीधा सा आंसर हो जाएगा। सो इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक तो ये फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट और ये मिलेगा ही मिलेगा, इस फॉर्मूले में तो गारंटी आगे वाली शिफ्ट में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। साथ ही साथ आपको रेडियस और जो ए के बीच में जो हमारे रिलेशन होते थे √2a ऐसे वाले, ये सारे याद रखिएगा कि रेडियस और उसमें, और साथ ही साथ पैकिंग एफिशिएंसी, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी भी आप याद रखिएगा। तो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी और रेडियस के रिलेशन विद ये दो चीजें आपको आने वाली शिफ्ट्स के लिए जरूर ध्यान रखनी है। What are the possible values of magnetic quantum number for p orbital? सर p orbital हमारा कुछ ये होता है, इसमें सर कितने p orbital नहीं सर, ये p सबशेल बना है, इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से उसका नाम भी बता देते हैं, px py pz।
ठीक है, पी एक्स पी वाई जीरो, इनका नंबर जीरो -1 और +1 होता है ऐसे। सो वैल्यूज आपको याद रखनी है तो रख लीजिए, शायद आई थिंक इसका जीरो होता है एंड -1। तो कितने हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज होंगी सर? यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स हैं तो 3 ही हमारी वैल्यूज होंगी। यहाँ व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज की जगह वी कैन से कि यहाँ पे लिखा होगा हाउ मेनी वॉल्यूज। तो थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड है तो इधर उधर थोड़ा सा क्वेश्चन तो हो सकता है, बट जो अप्रोप्रिएट आंसर है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ओनली ऑप्शन नंबर सी। सो आई होप आपको समझ होगा। अब आपको ध्यान क्या रखना है सर? आपको ध्यान रखना है डी एंड एफ ऑर्बिटल के लिए कि क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होती हैं। इसमें हमारे पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, इसमें हमारे पास 7 होते हैं। तो ये चीज आप आने वाले शिफ्ट के लिए ध्यान रख लीजिएगा। What is the frequency of red light having wavelength 750 नैनोमीटर? अच्छा, हमें वेवलेंथ की वैल्यू दी हुई है, मतलब हमें सर लैम्डे की वैल्यू दी हुई है, दैट इज 750 नैनोमीटर, या फिर मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसमें, दैट इज कितना मीटर हो गया। हाँ सर, आपने सही लिख दिया, नैनोमीटर यही होता है। अब हमें क्या बताना है सर? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बतानी है, दैट इज न्यू। ये कैसे निकालेंगे? आप सभी ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि स्पीड जो होती है, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, वो इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू न्यू के इक्वल होती है। यही हमें फॉर्मूला याद ही होना चाहिए। इसको वैल्यूज पुट करेंगे सर। सी की वैल्यू हम सभी को पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बराबर लैम्डा इज 750 × 10⁻⁹ मीटर इंटू न्यू की वैल्यू में निकालनी है। सो न्यू जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है, मैं इसको कर देता हूँ आपका, पहले इसको मैं लेट मी कैंसिल इट। तो ये वन जा ये आ जाएगा 25, तो 1/250 आ रहा है। तो मैं इसको लिख देता हूँ 1000/250, तो मेरे लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1000/250, क्योंकि मैं यहाँ लिया है। अब ये 1000 कर दिया तो ये मेरा हो जाएगा 10⁵ डिवाइड बाय 10⁻⁻⁹ सो ये अब मेरा इक्वल हो जाएगा, सीधा सा 4 पे जा रहा है और ये ऊपर आके हो जाएगा 10⁻14। सो मेरे फाइनल आंसर आ जाएगा 4 × 10⁻14 हर्ट्स के इक्वल। सो फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आने वाली शिफ्ट्स के लिए। हो सकता है आपसे कुछ और वेव नंबर पूछ लेते हैं या कुछ और भी पूछ सकते हैं कि मतलब लैम्डा जो होता है वो हमारे पास 1 इसके बराबर होता है, तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं आने वाली शिफ्ट में कि ये बताइए कि ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। आपका रिडबर्ग फॉर्मूले पर भी क्वेश्चन आ सकता है। सो इन चीजों का ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजें आने वाली शिफ्ट में आएंगी और इस पे तो आने के चांस है ही है। Which from the following equation represent the relation between solubility molecular and solubility product of salt? सर बहुत इंपॉर्टेंट है ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन, मतलब आता ही आता है ये, इस पे आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन। आपके इस बार B2A से पूछा है, कोई सी भी सॉल्ट आ सकती है सर। सबसे पहले तरीका क्या होता है, हर सॉल्ट को तोड़ने का तरीका आप देख लीजिए। सबसे पहले आप लिखेंगे B2A इज गिविंग मी व्हाट, यहाँ पे मुझे सर B पर है +1 चार्ज प्लस इस पर है 2 चार्ज, क्योंकि यहाँ पे हमने क्रॉस क्रॉस पढ़ा है तो जनरली ये होता है। सो इसकी सोल्यूबिलिटी हम लेते हैं कि ये S होगी। तो अब हमें बैलेंस करना है सबसे पहले, तो यहाँ पे 2 लगा दूंगा मैं। हाँ सर, अब बैलेंस हो गया है, ठीक है। अगर यहाँ ऐसे तो मोल कॉन्सेप्ट स्टोइकोमेट्री से 2s हो जाएगा और ये s हो जाएगा। अब निकालते हैं हम केएसपी। सर केएसपी कैसे निकालते हैं? केएसपी होता है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी जो भी है या सोल्यूबिलिटी ऑफ बी इंटू उसकी पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इंटू ए की कॉन्सेंट्रेशन या ए की सोल्यूबिलिटी इंटू इसका ऊपर पावर में उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे बी की क्या है सर, 2s है, 2s का स्क्वायर एंड देन इंटू कर देंगे s से। सर ये हो जाएगा हमारा 4s स्क्वायर इंटू 4s, तो ये मेरा हो रहा है 4s क्यूब। तो मेरे KSP का रिलेशन क्या आ रहा है कि ये हमारा आ रहा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इस पे आएगा आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मैंने कैसे करी है कि पहले एनायन की कैटायन की कॉन्सेंट्रेशन इंटू उसकी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आ जाएगा, देन सिमिलरली एनायन की कॉन्सेंट्रेशन या एनायन की सोल्यूबिलिटी उसकी पावर में उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो इस केस में है 1। तो इस तरीके से आप करेंगे, आपको मिलेंगे जरूर क्वेश्चन मिलेंगे आपको बहुत, A3 B4 ऐसी सॉल्ट्स को जरूर देंगे आने वाली शिफ्ट में। सो फाइनली KSP को निकाल लेते हैं बातें कम करते हुए। तो आ जाएगा हमारे पास KSP जो है हमारा क्या निकालना है, हमें सोल्यूबिलिटी का निकालना है रिलेशन। तो ये हो जाएगा मेरे पास S इज इक्वल टू KSP/4। हाँ सर, एन इसका हो जाएगा क्यूब रूट। सो मार देते हैं आंसर अपना ऑप्शन नंबर सी। सी नहीं, बी विल बी और आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, जरूर आएंगे इस वाले फॉर्मूले पर तो आएंगे ही आएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज हेलो एरीन? सो हेलो एरीन बताना है सर। हेलो एरीन बहुत ही ज्यादा आसान है, मतलब हमारे पास आप कह लीजिए ब्रोमो बेंजीन होगा या इसको हम कहते हैं हेलो बेंजीन, मतलब बेंजीन रिंग से। सर बेंजीन रिंग क्या होती है एक बार बता दीजिए? ये होती है मेरी बेंजीन रिंग। इससे डायरेक्टली जब भी हेलोजन अटैच होगा तो उसको मैं कहूंगा हेलो बेंजीन या फिर हेलो एरीन। बस इतनी सी बात है, देख लीजिए और आंसर टिक कर दीजिए। इसमें सर ये बेंजीन रिंग नहीं सर, ये तो हमारे पास कोई साइक्लो एल्कीन है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सर ये बेंजीन रिंग है, यही हमारा आंसर होगा। नहीं भाई, क्या कहा है मैंने? डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। एक ये होता है डायरेक्टली अटैच और एक है ये, मतलब सर यहाँ पे कार्बन आ गया है। और एक और चीज बता दी जाए कि इस वाले को हम कहेंगे बेंजाइलिक हैलाइड या फिर बेंजाइलिक, हाँ बेंजाइलिक हैलाइड।
सो यहाँ पे ये हेलो एरीन नहीं है, बेंजाइलिक पोजीशन होती है। तो आपको बेंजाइल नेक्स्ट शिफ्ट में ध्यान रखना है, बेंजाइलिक हेलाइड पे पूछ सकते हैं, या फिर बेंजाइलिक अल्कोहल भी पूछ लेते हैं भाई कि आप बताओ बेंजाइलिक अल्कोहल कौन सा है, तो उस वो भी होगा। अगर यहाँ पे मैं OH लगा दूं ना, तो बस यहाँ पे ये बन जाएगा बेंजाइलिक अल्कोहल। तो ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ पे यस सर, ये हमें मिल गया है, तो यही हमारा आंसर होगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और यहाँ पे ये सीधा सा हेलो हेलो एल्केन है। तो क्या ध्यान रखना है सर, एक तो ये बेंजाइलिक, ये इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे आने वाली शिफ्ट में। साथ ही साथ हमसे जो पूछ सकते हैं वो ये भी पूछ सकते हैं कि हमें बताइए आप विनाइलिक हैलाइड बताइए सर, विनाइलिक विनाइल हैलाइड पूछ लेंगे आपसे। आपसे पूछ लेंगे एराइल, तो वैसे यही होता है एराइल, ऑलमोस्ट एराइल और ये सेम होता है, बट स्टिल लेट मी राइट। एराइल तो वैसे सेम होता है। विनाइल हो गया हमारे पास, एक और होता था हमारे पास, दैट इज अलाइलिक। हाँ, अलाइलिक, अलाइलिक हैलाइड। और ये इसको हेलोरिन को भी ऑल्सो कॉल अराइल हैलाइड है, इसको हम अराइल हैलाइड भी कहते हैं। सो ये भी ध्यान रखिएगा, इसका नाम बेंजाइलिक हैलाइड ही हो गया। सो ये नेक्स्ट आने वाली शिफ्ट वाले बच्चे जरूर ध्यान रखें कि इस पे क्वेश्चन आने के चांस हैं। विच फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स एग्जिबिट्स प्लस आई इफेक्ट। तो हमें बताना है प्लस आई इफेक्ट कौन शो करते हैं। सर हम सभी को बताइए फ्रॉम है जो प्लस आई ग्रुप, वो प्लस आई मतलब क्या करना है सर, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। सर इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है, जो इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है। सर सबसे पहले लिखा है CH2CH3 है ये। सर ये हम सभी को पता है, जो जितने भी हमारे एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते ही करते हैं, मतलब सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होते हैं हमारे जितने भी है, आप सभी को दिख रहे हैं हमारे ये एल्काइल हैलाइड। देन ये सी और सर नहीं, ये तो हमारे पास माइनस आई ग्रुप होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये देख लीजिए आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है ऑक्सीजन की, तो ये इससे कीजिएगा। देन इससे नेक्स्ट ये पहले ये कहेगा भाई लाओ मुझे अपने इलेक्ट्रॉन दो। देन फिर कार्बन कहेगा भाई अब मेरे पास कमी हो गई, अब लाओ तुम भी मुझे थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन दे दो। सो बेसिकली ये ओवरऑल माइनस आई हो जाएगा। ये माइनस आई है सर, ये माइनस आई है, और ये भी NO2 भी हमारे पास माइनस आई है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का खेल होता है ये एक सारा। ठीक है सर। तो अब आगे वाली शिफ्ट वालों को याद रखना है सर, एक आप माइनस आई का ऑर्डर याद कर लीजिए। माइनस आई में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से, ये सारे माइनस आई बता दिए। साथ में प्लस एम और माइनस एम वाले भी क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं नेक्स्ट शिफ्ट वालों के लिए। सो इस बात का ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम ऑप्शन ए को आंसर मार्क करके नेक्स्ट की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस एग्जिबिट दैट नाइट्रोजन अंडरगोज ऑक्सीडेशन। सो बताना है हमें, ऑक्सीडेशन में जाना है सर। इसका मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट है पहले वाले नाइट्रोजन की, ये जो है ये कम होनी चाहिए, और बाद वाले जो नाइट्रोजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होनी चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं सर, हम यहाँ पे बात करेंगे सीधे सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। तो निकाल लेते हैं सर। ए में सबसे पहले क्या है सर, इसको इसकी एक्स इसकी होगी -2, तो -2 इंटू -2 हो जाएगा -4। सो मैं आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। पहले +4 से किसमें जा रहा है सर, अब ये जा रहा है हमारा +3 में। सर ये तो हमारी बड़ी नहीं, ये तो घट गई, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। देन सेकंड में देखते हैं सर, ये है NH4 पॉजिटिव। सर इसमें जो हमारी होती है वो होती है -3। सर ये -3 से 0 में जा रहा है। सर यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि सर -3 हमारा छोटा होता है और ये बड़ा होता है। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई तो मतलब सर क्या हो गया सर, ऑक्सीडेशन हो गया, बिल्कुल सही। देन सी है क्या है सर, NO3 माइनस है। सर NO3 माइनस में कितनी होती है सर, इसमें हमारी होती है -6, इधर आया। देन ये इसमें हमारी +5 होती है। सर +5 से किसमें गया सर, +2 में, तो ये भी हमारी डिक्रीज हो गई। इतनी होती है ना, एक सेकंड जस्ट, -6 उधर गया, ठीक है हाँ सर सही है, +5 से +2 में। देन इसमें अगेन +5 में है नाइट्रोजन, और ये हमारा चला जाएगा आपका -3 में। सो किसी में जा रहा है सर, ऑक्सीडेशन एक ही केस में हो रही है जो यहाँ पे हमें इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। सो हमारा ऑप्शन भी हो जाएगा आंसर नंबर बी। तो आने वाली शिफ्ट्स के लोग ध्यान रखिए कि ऑक्सीडेशन पे क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी और की भी ऑक्सीडेशन स्टेट पर बातचीत हो सकती है। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट सी फॉर्म इन द रिएक्शन। सो आइडेंटिफाई बताना है हमें, ठीक है सर बता दें। सबसे पहले हमें दे रखा है सर ब्रोमो इथेन। सर ठीक है, ब्रोमो इथेन दे रखा है। सबसे पहले हम रिएक्शन करा रहे हैं Mg से। सर सीधा सा आप बना दीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसकी शक्ल कुछ इस तरीके से दिखेगी। हाँ सर। नेक्स्ट में सर HOH है। सर ये HOH क्या होता है भाई, कुछ नहीं होता, सीधा सा पानी होता है। अच्छा, तो कुछ लोग सोचेंगे सर आप बना देंगे हम इसका एल्कोहल, एंड देन आप Br2 कराने जाएंगे तो आप फंस जाएंगे कि सर ये क्या करें। तो मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ अल्कोहल नहीं बनता है। इसकी सीधी सी ट्रिक है, आपको प्लस माइनस करके खेलना है। सर मैग्नीशियम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन, सर हमारे पास कार्बन ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसमें माइनस लगाइए, इस पे प्लस। सर पानी क्या होता है सर, हमारे पास कुछ नहीं होता, पानी होता है H+ और OH-। हाँ सर बिल्कुल सही कहा आपने। अब यहाँ पे H+ को माइनस के बाद भेज दीजिए, यही आपको करना है सर। ये प्लस चला जाएगा, इसका मतलब इस माइनस के पास, और ये वाला माइनस चला जाएगा इस वाले प्लस के पास। तो हमारी जो रिएक्शन होगी ना, कि अल्कोहल ना बन के, वो आपको जो बनता हुआ नजर आएगा वो ये आएगा, ये दिस। तो यहाँ पे क्या जाएगा सर, हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा। तो मैं अगर लिखूं, ये CH3 था, ये भी मेरा CH3 है, प्लस बाय प्रोडक्ट में हाँ आप कह लीजिए कि यहाँ पे Mg लगा लो, ये Br लगा लो आप, और ये साथ में OH लगा दो, तो ये मेरा बाय प्रोडक्ट होगा। नाउ आई एम डूइंग Br2 से रिएक्शन, तो सीधा सा आप लगा दीजिए ब्रोमो इथेन, आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा सर, ब्रोमो इथेन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी।
सो सीक्वेंस रिएक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी आपको जरूर मिलेंगी। हो सकता है आपको कार्बोनाइल से रिएक्शन आए, जो नेक्स्ट वाली शिफ्ट है वो ध्यान रखें कि ये कार्बोनाइल कोई भी कंपाउंड होगा उससे आपको MgBr की रिएक्शन दे सकते हैं, CH3 MgBr की। ये आप लोग आगे वाली शिफ्ट के लोग जरूर ध्यान रखें। Calculate Henry's law constant at 25 degrees Celsius if solubility of gas in liquid is 2.11 into 10 raised to power minus 2 mole per dm cube at 0.118 बार। अच्छा, तो आपको क्या बतानी सर? सॉल्युबिलिटी। सर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जो ये कहता था हेनरी लो के, जो सॉल्युबिलिटी है मेरी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड। ये मेरा हेनरीज लॉ कहता था। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाइए, के लगाइए। सर के क्या होता है? ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है जी, ये हमारा फॉर्मूला, साथ साथ डेरिवेशन भी देख लिया हमने, बहुत आसान सी। अब वैल्यूज पुट करते हैं, 2.11 इंटू 10⁻⁻²। यूनिट को हम बाद में देखेंगे। के एच निकालना है सर, प्रेशर दे रखा है 0.18 बार। सो के एच की वैल्यू मेरी आ जाएगी, यहाँ से मैं 2 पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ पे 2 हटाऊंगा, तो ये मेरा 211/18 बन जाएगा। इंटू मैं कर रहा हूँ 10⁻²। ठीक है सर, वी ऑल नो। क्या हमें पता है 18 टेंस होता है 180? यस, तो ये हमारे पास 2116 है। सो ये हमारे पास 11 पॉइंट समथिंग आएगा। सो मैं इसको लिख देता हूँ, बिकॉज आपको पता है हम डायरेक्ट कैलकुलेशन पूरी कैलकुलेशन नहीं करते। सो ये मेरा आएगा 11 पॉइंट, क्योंकि मेरे पास अगर 12 आता तो मेरे पास क्या होता? 216 होना चाहिए था। सो आप ध्यान कैसे रखेंगे? 180 है, 180 में 18 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 196। तो 196 में 13 ऐड कर रहे हैं, मतलब 18 नहीं कर रहा है, तो 5 और चाहिए, तो मतलब ये 12 से कम होगा, 11.5 से ज्यादा होगा। तो मैं लिख देता हूँ 11.7, लिख देता हूँ 11.8, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि देख रहे हैं ऑप्शन दूर दूर है भाई, आंसर आएगा ही आएगा। सो के की फाइनली वैल्यू आ रही है, अब 2 पॉइंट इधर ले जाएंगे तो 0.117 के आसपास, जो भी ऑप्शन है कर दीजिए। सर 0.17 नहीं सर, ये तो काफी ज्यादा दूर हो गया। 11, यस, ये आ गया हमारा 66। अप्रोक्सीमेटली हम पहुंच गए 2323। जब ऐसे क्वेश्चन आए, और यूनिट तो हमें पता ही है, एक बार यूनिट भी चेक कर लेनी चाहिए कि सबकी सेम है ना। हाँ वैसे यही होगी, क्योंकि इसकी मोल पर डीएम क्यूब थी और इसकी बार थी हमारे पास, तो बार इधर आके इनवर्स में हो जाएगा। So this is how we will calculate in our exam. Don't need to calculate exactly कि कैसे कैसे करें। आप फिर बैठ के अगर डिवाइड करने बैठ गए कि 18 लिखा या 21, फिर तो हो गया काम भाई। फिर मतलब क्या ही करेंगे आप, इतने ज्यादा क्वेश्चन करने होंगे। तो आपको एग्जाम में टाइम बचाना है, जिन क्वेश्चन में टाइम लगता है उनको दीजिए भाई, ऐसे क्वेश्चंस को इतना टाइम मत दीजिए। जल्दी से कैलकुलेशन फास्ट करिए ताकि आप एग्जाम में एक्सेल कर पाए। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, बहुत ज्ञान दे दिया हमने। What is the minimum number of spheres required to develop an octahedral void? सर octahedral void है, कुछ लोग मैथमेटिशियंस होंगे वो देखते हैं कि ऑक्टा मतलब सर होता है 8, हम करके चले जाएंगे आंसर में। फिर कुछ लोग थोड़े समझदार होंगे जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग नाम का चैप्टर पढ़ा होगा, वो कहेंगे सर octahedral के लिए 6 होते तो हम 6 करके आ जाते हैं कम से कम, अगर हमें नहीं पता तो हम ये कर देते हैं। बट जो लोग, जिन लोगों ने सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा, वो कहेंगे सर octahedral void हमारा दिखने में कुछ इस तरीके से होता है कि हमारे पास ये 3 हमने रखे, क्या रखे सर? 3 स्फीयर्स, या कह लीजिए ये 3 एटम। फिर जो एक ऊपर हम रखते थे वो कुछ इस तरीके से हम रखते थे, समथिंग लाइक दिस, कि यहाँ पे ये हमने रख दिया। थोड़ा सा मुझे करेक्ट करके बना दूं, येलो वाली। यहाँ पे एक ये रखा, देन ये रखा, एंड देन फाइनली हमने ये रखा। फिर जो ये आपकी स्पेस दिख रही है ये हमारा हो जाता था ऑक्टाहेड्रल। तो सर कितने स्पेयर्स लगे? सर 6 स्पेयर्स लगे हैं। तो ऑक्टाहेड्रल में हमारे 6 स्पेयर लगते हैं। सर क्या कोई पॉसिबल क्वेश्चन? पॉसिबल क्वेश्चन ये है कि आपसे टेट्राहेड्रल वॉइड पूछ सकते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड, इसमें हमें लगते हैं 4। आपसे ट्राइंगुलर वॉइड पूछ सकते हैं जिसमें हमें लगते हैं 3 स्पेयर। तो ये कुछ बातें ध्यान रख लीजिएगा। सो हमारा इस केस में आंसर फिलहाल के लिए हो रहा है ऑप्शन नंबर ए। Calculate the volume occupied by the particle in simple unit cell if volume of unit cell is। अच्छा सर यूनिट सेल क्या होता है? सर यूनिट सेल मतलब हमारा पूरा स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारा क्यूब फॉर्म का होता है। सर वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब होती है। किसके इक्वल है सर? इस केस में हमें दे रखी है 5.5 इंटू 10⁻⁻22 के इक्वल। हाँ सर। सर हमसे पूछा क्या है? सर हमसे पूछा है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल, मतलब स्फेयर्स ने जो दे रखा हो। सर हमें ए क्यूब दे रखा है, मतलब सर अब क्या हम इससे ए का अंडर रूट क्यूब रूट करके ये निकालें, देन उसके बाद रेडियस निकालें, देन पाई आर क्यूब लगाएं। सर ये कुछ क्या ऐसा करना पड़ेगा? 4/3 पाई आर क्यूब लगाएं और फिर मल्टीप्लाई करेंगे कितने हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। सर ऐसा आप नहीं कीजिए। क्या आप सभी को पैकिंग एफिशिएंसी याद है? दो चीजों से हो सकता है फॉर्मूला। एक तो ये हो सकता है आप सभी को फॉर्मूला याद हो कि वॉल्यूम ऑफ हमारे पास जो ये हो जाता है दैट इज टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स, या तो आपको ये याद हो क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल इन सब सिंपल यूनिट सेल पूछे, तो या तो आपको ये चीज पता हो या फिर आपको पता हो कि आप पैकिंग एफिशिएंसी, सर परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है वो उसका फॉर्मूला हमारे पास कुछ होता था। क्या होता था? शायद आपको वो भी याद ना हो, बट आपको इतना पता होगा कि इसका मतलब ये होता है कि इतना परसेंट हमारे पास पैक्ड है। सो इस केस में पैकिंग एफिशिएंसी होती थी दिस। तो क्या मतलब है सर? इतना परसेंट पैक आउट ऑफ व्हाट? आउट ऑफ दिस। तो इसका मतलब जो भी हमारी वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगी, जो भी हमारी वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल होगी, वो हो जाएगी 52.4% ऑफ दिस वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बस
सीधा सा लॉजिक लगाना है, आंसर आपका सीधा आ जाएगा, ना कोई कैलकुलेशन जिसको इसमें लिखेंगे। अगर आपको थोड़ी बहुत मैथ्स आती होगी तो आप इसको सीधा सा कैलकुलेट करके अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। वरना दूसरा तरीका ये है कि आपको ये पता होगा जो वॉल्यूम ऑफ द पार्ट ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स होती है वो हमारी इक्वल होती है दिस, दैट इज 0.527, या फिर आप लिख लीजिए पाई ए क्यू बाई सिक्स, या अगर आपको याद नहीं है तो ये आपको पता होगा। ये सारी कैसे नहीं सर, ये डेरिवेशन से आती है, हमारी रेडियस और उसके बीच का डेरिवेशन निकालते थे, देन हम वैल्यूज पुट करते थे, तो ये हमारी आती थी। सो एक चीज ये हो गई, तो आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा। और ये हमारे पास सीधा सा डायरेक्ट रिलेशन है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम इससे कर सकते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी वैसे जनरली लोगों को याद होती है, वॉल्यूम याद नहीं रखते, तो पैकिंग एफिशिएंसी याद है तो आप इसको ऐसे अप्रोच कीजिए और आप अपने आंसर तक पहुंच जाइए। आई होप आप सभी को हमारे लेक्चर में मजा आया होगा। 34 क्वेश्चन देख लिए होंगे आपने, ट्रिक सीख ली होंगी, और जो जो पॉसिबिलिटीज हैं नेक्स्ट शिफ्ट्स में आने की, उन पर आप अब वर्क करेंगे, जिन बच्चों ने हमारे पेपर नहीं दिया है अभी तक, जिनकी हमारे बच्चों की आगे आने वाली शिफ्ट में एग्जाम होगा। सो बात ये कहनी थी कि आपको जैसे जैसे अगर कोई भी आपको क्वेश्चन मिले तो प्लीज हमारी जीमेल आईडी पर हमें मेल कीजिए। आपको वो हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो हमारी जीमेल आईडी होगी। या फिर अगर आपको जीमेल आईडी नहीं करनी तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं, हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको हमें क्वेश्चन प्रोवाइड करना है। सो वी विल ट्राई कि आपसे कैसे कांटेक्ट करें। सो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा और जुड़े रहिएगा हमसे। बस हमें क्वेश्चन जैसे मिलेंगे हम वैसे वैसे प्रोवाइड करेंगे, डिपेंड करता है क्वेश्चन कितनी जल्दी मिले उतने हम प्रोवाइड कर देंगे आपको सोल्यूशन। आने वाले जो भी बच्चे हैं वो हमारे उनको उसका फायदा होगा और आप भी अपने आंसर जान पाएंगे।